So CFO's role is on a strategic level. Below him, there are three people. There are three heads. One is called finance controller. The second is called FP&A head, financial planning and analysis guy. So ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है कि आपको टर्नओवर देखना है या एम्प्लॉय नंबर देखना है. First of all, अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्चुअल CFO का रोल क्या है. So virtual CFO is a guy who is helping you in expansion and growth strategy. He is not for the day-to-day affairs. जनरली जो MSME में जब जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर बहुत कर लेते हैं. किसी दोस्त ने घर लिया, एकदम बिजनेस से 4-5 करोड़ निकाल लिया और बड़ा घर ले लिया. जरूरत कुछ नहीं थी, वो घर से 2% ROI भी नहीं आ रहा है. इट हैज बिकम अ लायबिलिटी. प्रॉफिट या सेल्स एक पल्स है बिजनेस का. इट इज एन इंडिकेटर, बट कैश फ्लो इज द रियल ब्लड विच कीप्स इट गोइंग. जैसे बॉडी में हार्ट बीट है, ये है, पल्स है, ये चलता ही रहना चाहिए. रेवेन्यू नहीं होगा तो बिजनेस बंद है. आई अंडरस्टैंड दैट. रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, बट कैश फ्लो ब्लड है वो रनिंग. एक बिगेस्ट मिस्टेक आई टेल यू MSMEs करते हैं, जो हमने काफी बार पॉइंट आउट किया है, कि यूजिंग शॉर्ट टर्म मनी फॉर डूइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स और क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स. फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट है, उन्होंने प्रॉफिट में जो पैसा बन रहा था वो यूज करके ऑफिस एक्सपेंशन किया. कॉर्पोरेट ऑफिस उनका एक फ्लोर एक्सपांड किया. इमीडिएट कैश क्रंच. ऑफिस एक्सपांड करने से आपको इमीडिएट रेवेन्यू नहीं आने वाला. देयर इज एक बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए कोई भी कंपनी की. शॉर्ट टर्म मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस. हेलो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है CA ओमकार डुमरे. ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी कॉल्ड CFO पल्स. आई एम श्योर नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा समथिंग कनेक्टेड टू CFO. यस, दे आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग वर्चुअल CFO सर्विसेज. अब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे MSME कंपनीज जब बैंक में अप्लाई करते हैं लोन का तो डोंट गेट द लोन. इसके बेसिकली दो रीजन है. एक, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है. सेकंड, जो भी पॉलिसीज प्रोसेसेस मेंटेन होना चाहिए था वो मेंटेन नहीं करते हैं. तो इससे होता क्या है, उनको जो लोन जिसके लिए वो एलिजिबल है, उनका टर्नओवर भी है, लेकिन उनका लोन पास होता नहीं. और जो भी कंपनी को, MSME को अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, दे नीड द सर्विस ऑफ वर्चुअल CFO. और इसके लिए आज हमारे साथ है ओमकार डुमरे. तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ. वेलकम ओमकार ऑन आवर पॉडकास्ट. Thank you, Dinesh. It feels great honor to be here at podcast. I've been watching your podcast for so long. Yes. And it feels really a privilege to be here. Thank you. Yes. So, Omkar, to start with, generally people don't know what is MSME. So, can you please explain in short what is MSME and why is it important? So, yes, bilkul. As the name says, MSME, micro, small and medium enterprises. Okay. This is the definition. I mean, this is the abbreviation full form for Indian MSME market. Correct. MSME is similar to what is SMBs in USA. Okay. US में या globally they call it small and medium sized businesses. Correct. हमारे यहाँ पे थोड़ा clear and specific definition है. So micro, small and medium sized enterprises. So micro means जिनका 5 करोड़ turnover है, small means 50 करोड़, and then medium means 250 crore. So 250 crore is a capping. Correct. So anywhere between 5 to 250 crore is called MSME. Correct. 5 करोड़ के नीचे इज SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके. हाँ, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज अगेन डिफरेंट, बट इसमें मोस्टली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वाले बहुत सारे ऐसे उद्योग आते हैं जहाँ पे बहुत लेबरस वर्क है, जहाँ पे ज्यादा मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है. सो दे आर इन्वॉल्व इन दिस. सो या दिस इज MSME. बाय एंड लार्ज व्हाट MSME मीन्स. Correct. So, what is the importance or contribution of MSME in India as compared to global markets? Surely. So MSME is a backbone for any economy. Okay. But we are yet to explore the true potential in India. If I tell you some stats, for example, Okay. China में MSME contributes 60% to GDP. 70% of their employment is from MSME. Okay. Okay, मतलब 70% people work in MSME. 80% contribution to exports. No China wonder, का? no wonder, yeah, no wonder China is a world's factory. You find all the electronics, all different sectors. They have manufacturing setup over there. So these are the numbers. Now look at where, for example, Japan is. Okay, Japan में their contribution to GDP is 55%. USA में ये number है 50%. Japan contributes around 70% to exports, MSME. Okay, and they hold around 60-65% of employment in MSME. US में भी also these numbers are above 50%. Okay. Now let's talk about India. India MSME contributes only 30% to GDP. Only 30. Only 30%. That's why you see so many big players always dictating the policies, lobbying, and they are having bigger share of policy making is also the reason, because they are contributing 70% GDP. All your
top blue chip companies and all your listed companies. When I'm saying MSME, these are not listed. 250 crore होता है, तो इनका contribution 30% है. Employment में contribution है 45%. Sorry, 40%. And export में है 45%. So you see everything below 50. Correct. So we are not even tapping our true potential of MSMEs. Again, इसमें दो एंगल है. Actually, to be honestly, MSMEs में there are a lot of players which are a bit unorganized. When I say unorganized means till date they are not on a banking platforms, not fully registered, or still doing cash. This number was huge before the GST kick in. So GST was a huge reform in that way. GST जब आया, so GST brought everybody in that ecosystem. Now today as a MSME, if you want orders from large corporates, you have to have GST registered. So वो by default आ जाते हैं. That was one thing. And secondly, when demonetization happened, so it was again a good injector for the MSME industry. They by default had to come on the banking channel and get their all the numbers reported to regulators on regular basis in the format of various income tax return, TDS return, GST bolo, jo bhi bolo. Ultimately they had to comply. So now next 40 years is for India. Correct. Okay, next 40 years you will find India booming like anything. Of course, it has to be supported by the right government policy making infrastructure that we believe that this government should be providing it. Okay. So वो रहेगा तो MSME will flourish. Maximum ये employment का जो share है अभी जो 40% पे है, it will jump to 60-65%. That's the prediction. If you read any SIDBI reports, RBI reports, they will talk about this. Correct. So that's why government से भी बहुत push है MSME के लिए. Correct. So this is the right time for MSME people to expand their business. Absolutely. Right? अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? Expand वही करेगा जो अपने आप को change करेगा, right process और systems लाएगा, right team लाएगा, right consultant लाएगा. Absolutely. Those people will take the advantage of this opportunity. Exactly. I always say this example, Sachin Tendulkar didn't become Sachin Tendulkar overnight. He started working at the age of 6. We saw him at the age of 15, 16, facing the Pakistani bowlers. So likewise, if today you are MSME clocking, let's say 10 crore or 25 crore or 50 crore company, okay, you want to reach 500 crore. Your goal is to get listed. Your preparation has to start today. Your preparation of developing right policies, system, processes at your organization, building right teams, right culture, business environment, contributing to in terms of growth. ये सब factors बहुत ज़्यादा important है. So scale सिर्फ revenue से नहीं आएगा. Okay, you have to justify the operation. So these systems are absolutely important. So now you said what is MSME और उसका future क्या है? So कौन से सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज आते हैं MSME के अंदर? So MSME में इंडिया में डोमिनेटिंग सेक्टर्स जो बता दो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट पार्ट मेकर्स, टेक्सटाइल है, आपके फुटवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इसमें. देन यू हैव लॉट ऑफ फोर्जिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन MSME व्हिच इज ह्यूज. स्पेशलिटी केमिकल्स एंड केमिकल्स अगेन अ ह्यूज स्पेस जहाँ पे MSME बहुत ग्रो कर रहा है. एंड द न्यू मार्केट व्हिच विल किक इन इंडिया एंड इट शुड क्लिक इन इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी लीडर नहीं है. चाइना, जापान, कोरिया, इफ यू सी टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर्स है. जर्मनी इज नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग. व्हाट इज इंडिया? व्हाट इज इंडियाज इमेज? Correct. Okay, India should portray itself as both heavy engineers as well as, good in mechanicals also and good in technology also. Okay. So both these hubs we need to develop because India का image अभी तक क्या है कि it's a poor country. Okay, laborers मिलते हैं यहाँ पे. We used to have that, textile mills running in India for so many decades. Now we are shifting and we are actually doing, but we are actually till date also not doing very good, actual manufacturing. हम लोग assembling ही कर रहे हैं. सर्विस सेक्टर में अच्छा हो गया है. IT कंपनीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है. बहुत अच्छी चल रही है. लेकिन हेल्थ केयर में we are good. हेल्थ केयर में we are फार्मा super. में we are leader Yes. in the globe. हम लोग Yes. सबको मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. Correct. वैक्सीनेशन में हम लोग लीडर है. Yes, We yes. all know that. Yes. But yes, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? We are assembling. We are importing from China. We are importing from Europe. We are assembling it in India and then trading it. So that is not a pure manufacturing, Yes. to say so. So but we will develop that. बहुत ज़्यादा पुश है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए. सेमीकंडक्टर्स में we should be one of the contributor. जहाँ पे अभी China and Taiwan is the leader and then there is China. Yes. And you see, हमारे यहाँ पे we have so many companies like Tata, Mahindra, okay, kicking in. You see उनके सारे automotive component parts यहाँ पे बनते हैं. But when it comes to उनका internal technology, okay, like Mahindra has developed their own. Correct. Tata is also pushing because they have TCS, Mahindra has Tech Mahindra, so they have the technology. In-house ही है. But technology के जो पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक के जो पार्ट्स है, जो सेंसर्स है, वो इंडिया में अभी भी नहीं बन रहे. वो हमें सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं. या फिर Mahindra has tied up with let's say Volkswagen, Skoda now, so वहाँ से इंपोर्ट हो गए. So
this is where we need that, we need to take the leadership. Yes. ओमकार, how is the MSME market post pandemic recovery कैसा हुआ है? It's a good question because हम लोग सब जगह पे growth देख रहे हैं, overall इंडिया का GDP grow हो रहा है and all that stuff, but there are few things which we know about MSME market. MSME has definitely grown. 64% have MSMEs become operational. So we lost around 20 odd % of, I would say even SSIs we lost, small scale industries, because they could not survive during the So COVID. many people. Because वो cycle 1 साल नहीं चला, 2-2.5 साल चला. So Correct. actually, but still those which survive are now growing minimum 10%. I have, like in my clients also, I have so many MSMEs which have grown at a CAGR about 20-25%. So which is a huge growth in even compared with the blue chip companies of India. And it has to be that way because these are MSMEs we are talking about. So that is the one thing. But secondly, where is the lack? So credit gap is huge. If you, I'll tell you some stat which will shock you. There's 25 lakh crore credit gap as per RBI's report in MSME. That means that much funding is required for MSMEs. Okay, इसमें दो एंगल है अगेन. इसमें MSME के साइड पे भी स्ट्रगल है because they are not maintaining right practices in terms of keeping right books of accounts, right compliances. टैक्स बचाने के लिए जाओगे तो लोन नहीं मिलेगा. और बुक्स नहीं, टैक्स बचाएंगे तो फिर बुक्स में रिकॉर्ड में सेल्स दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा. So there are so many government schemes available. We will talk about that later. So MSME needs to buck up and ensure that they are keeping clean books of accounts and complying with the statutory compliances and then availing these loans. Second angle, second stat I'll tell you, 99% business enterprises in India are MSME. So only 1% is your non-MSME. Okay, in terms of count number. In terms of count. Correct. Not turnover. ये 99% 30% ही GDP contribute करता है. Now look at this number. These 99% are only availing 6% of total bank loans available in India. Only 6%. Only 6% bank. So rest 94% is availed by the 1% large organizations which are not MSME. Correct. So this inequality we need to balance. Correct. This number of 6% at least has to go till 15 or 20%. Okay, it will not go 50% because these are MSMEs we are talking about. उनका loan size, the amount of loan they take, वो उतना नहीं रहता है. But still 6% is very low. Less. If I compare with China में MSME are dominating. Okay. So they are around at 38 to 42% of loan availability. So I think population wise we and China are almost kind of equal. In fact, so we have can exceeded also them. go. We have exceeded them. हाँ. But of course, the per capita income is too low. What is there in China and infra, I mean, you can't compare. They are ahead. We have to accept that. Okay, but we will surely grow on that part also. So what I feel, MSMEs need this push, that they need this access to funds easily. Today, in ease of doing business ranking also, we are not very good in India. The reason being, if you notice all the MSMEs which wants to avail the loan, it takes sometimes even more than 2 to 3 months for them to take the any bank funding or working capital loans. Correct. Why this is because our processes are very tedious. So again, there are two sides to this story. Yes, one is yes, of course RBI being strict about like how we are giving loan, which is also good because we don't want another subprime crisis happening. Yes. Okay, and in India being the center point of it. Correct. Or any loan crisis coming in terms of NPAs happening. So they are very strict on due diligence part, which is good. Which is very good. Which is very good. But somewhere they also need to understand like what are the criteria should be. I'll tell you one something which people not aware. So there are so many people who sell on Amazon. Right? Correct. Amazon is a great portal. People are making millions on Amazon. Correct. Now Amazon offers just based on turnover a credit facility, Okay. which is at very high rate of interest. It is upward of 18%. It goes to 22-24%. So but high. people are availing that loan. You know why? 2 दिन में आ जाता है पैसा. So because they already know how much sales you are making because it is on their platform. So they have that data. So based on that वो प्री अप्रूव्ड ऑफर देते रहते हैं आपको. जैसे हमको आता है ना पर्सनल लोन के प्री अप्रूव्ड मैसेजेस आते हैं, स्पैम्स रहते हैं या कुछ भी रहता है, सैलरी को देख के या जो भी रहता है लोगों का. Depending on our history also. हाँ, right. So Amazon also pushes these offers to their vendors, and vendors can easily avail those credit for their working capital management. So inventory बढ़ाएंगे और धंधा करेंगे और बेचेंगे. So basically like this, RBI should introduce or government should introduce some small products like 10 lakh का CC for example. अभी 10 lakh number छोटा लगता है, but you ask micro enterprises, 10 lakh is a good amount. 10 to 25 lakh का एक small product introduce करो
जहाँ पे क्राइटेरिया होगा कि भाई टर्नओवर देख के हम लोग ये लोन आपको देंगे। Correct. बैंक मेरे सपोज आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक्सिस में जितना आप ट्रांजेक्शन करो बेस्ड ऑन दैट द बैंक शुड अप्रोच यू कि ये प्री अप्रूव्ड ऑफर रहेगा। एंड 2-3 मंथ्स अगर पेमेंट स्मूथ रहेगा तो पेमेंट अगर फर्स्ट 3-4 मंथ्स में ही डिफॉल्ट होने लगा तो यू विल कट डाउन ऑन दैट फैसिलिटी। correct. So there are ways. Of course, I mean, we are so small at this level to talk about this policy making, but I mean, there are capable people in India who should be looking into this sector because, as I said, these two are very shocking stats, right? 25 lakh crores of credit gap, हाँ, and RBI itself is saying this is by the RBI SIDBI reports, correct. and only 6% of the total loan amount is utilized by MSME. That's why I think they are making it organized sector. अगर ये लोन देना है तो they Correct. have to become organized. Correct. हाँ. So they have to become organized. You're absolutely right. So, Omkar, your company name is CFO Pulse, and Right. you are actually into CFO services, right? Correct. And which is actually called as virtual CFO services also by some Right. people. Generally, जो jargon market में चलता है, Virtual which CFO. is called as virtual CFO, True. right? So first, can you explain to us what is virtual CFO, and second, how is this different as compared to the traditional CFO we used to have till now? Correct. So पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज सीएफओ, Correct. राइट? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज सीएफओ। Correct. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। सो आपने लार्ज कॉर्पोरेट देखे रहेंगे, तो लार्ज कॉर्पोरेट में क्या है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, Correct. जो एमएसएमई में नहीं होता है। एमएसएमई में डायरेक्टर इज ओनर, विच इज Correct. ओके, विच हैज टू बी दैट वे। बट लार्ज कॉर्पोरेट में क्या होता है, देयर इज अ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, देयर इज अ सीईओ या फिर सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर। Correct. उसके नीचे आता है सीएफओ आता है, सीओओ होता है, दैट इज हाँ. चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। Operating officer. ऐसे अलग अलग सीएक्सओ आते हैं, सीएमओ होता है, चीफ Correct. मार्केटिंग ऑफिसर, फिर आजकल सीटीओ आ रहा है, चीफ हाँ, टेक्नोलॉजी, technology officer. सीआईओ भी आ रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। Yes. अभी चीफ एआई ऑफिसर इज द न्यू हाँ. डेजिग्नेशन विच इज देयर, राइट? लाइक दिस देयर इज ऑल्सो अ फाइनेंस हेड Okay. हु इज कॉल्ड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। Correct. एमएसएमई में यूजुअली यू विल नॉट फाइंड एनी फाइनेंस हेड, अगर होता है तो दे कॉल इट फाइनेंशियल मैनेजर या एचओडी फाइनेंस। Okay. सो इसी तरह से सीएफओ होता है। सीएफओ इज मोर कॉमन एंड पॉपुलर ग्लोबल टर्म आई वुड से, which you will find in all of the companies. Okay. So CFO का एक रोल है Hmm. that he has to look for all the financial operations Hmm. and he has to be part of the strategy making team. Okay. So when we say strategy making, so CEO ने आज डिसाइड किया कि एक लार्ज कॉर्पोरेट है, CEO is thinking कि चलो हमें अफ्रीका अडेप्ट करना है, Hmm. बिकॉज अफ्रीका के बारे में बहुत सुन रहे हैं, so you will find lot of Indian companies going to Tanzania and all. Yes, yes, yes. ठीक है, CEO का ये डिसीजन है। नाउ इसका सबसे मेन एंगल है, इनफैक्ट कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजी का सबसे मेन एंगल रहता है पैसा। पैसा कैसा आएगा, कितना आपका पैसा मार्केट कितना है, खर्चा करना potential. पड़ेगा और कितना रिटर्न आएगा और हाँ. क्या पोटेंशियल है मार्केट का, और हाँ. इसके फिर वेरियस एंगल है। सो वी Correct. कॉल इट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एनी स्ट्रेटेजी। Very good. हु विल डू दिस? Okay. So CFO has to do this. CFO presents this report. Okay, we are going in Tanzania, let's say, and we want to tap this market. What are the tax structure over there? Okay, what are the different financial angles? वहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या है, कितना कैपिटल डालना पड़ेगा, ओके, वेदर वी शुड बी करेंसी मार्केट क्या बोल रहा है, वेदर वी शुड बी डूइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग टू सिक्योर। सो ये अलग लेवल है। सो सीएफओ ये स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, बट ये उसका एक हायर लेवल एक रोल हो गया। व्हाट इज देयर? सो सीएफओ इज नॉट अलोन। जैसे हमने देखा पीएमओ ऑफिस है हमारा, पीएमओ ऑफिस की टीम है, राइट? नरेंद्र मोदी हर कुछ अब खुद नहीं करते, Yes, yes. ही इज मोर लाइक एक शेफ है, बाकी सब लोग रेडी करके रखते हैं, शेफ जाके मसाला डालता है, तड़का क्या करना है, कितना, इट्स लाइक दैट। सो सीएफओ's रोल इज ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल। Below him there are 3 people, there are 3 heads. One is called finance controller, the second is called FP&A head, financial planning and analysis guy, third is the treasury head. So I'll tell reverse way. Treasury head का काम होता है पूरा कैश मैनेजमेंट कर, पैसा कितना आ रहा है, कहाँ पे बैंक में पार्क करना है, लोन कहाँ से लेना है, एवरीथिंग ट्रेजरी हेड टेक्स केयर ऑफ द फंड मैनेजमेंट पार्ट. FP&A guy is an analyst. It's like a research guy. So he will continuously track and monitor all the numbers. He will prepare different MIS reports. मतलब he and his team, उसके अंदर भी टीम है. So इनका काम है कंटिन्यूस डेटा एनालिटिक्स करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करके इनपुट्स देना. फॉर एग्जाम्पल हमारा ये डिवीजन का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लो जा रहा है, ये ज्योग्राफी में हम लोग ठीक से परफॉर्म नहीं करी, ये प्रोडक्ट हमारा लॉस में जा रहा है, वी शुड कट इट डाउन. ये इनपुट्स FP&A हेड से आते हैं. सुपर. ये आता है CFO के पास, ठीक है. ट्रेजरी हेड बताएगा कि हमारे पास सरप्लस कैश है एंड आई एम थिंकिंग वी शुड पार्क इट देयर, या हमारा कैश फ्लो crunch है, हमें लोन अवेल करना पड़ेगा एंड दीज आर दी. फिर CFO उसके ऊपर डिसीजन देता है. करेक्ट. ओके, सो CFO का काम है मोर इनटू डिसीजन मेकिंग एंड ही विल कम्युनिकेट देन टू CEO एंड देन द फाइनलाइजेशन.
So CFO himself has a lot of authority. Correct. And the third guy under CFO is called finance controller. Okay. So which is very common. Okay, finance controller is a very common guy across the various companies, large corporates I'm talking about. Reason being, finance controller का काम है, as the name suggests, control. Correct. Okay, so जब एक एक्सपांशन की स्ट्रेटेजी बन रही है या हमारा स्केल का स्ट्रेटेजी, ग्रोथ का स्ट्रेटेजी बन रहा है, देयर हैज टू बी समबडी हु इज कंट्रोलिंग द एंटायर शो. व्हेन आई एम सेइंग कंट्रोलिंग मींस व्हाट, तो उनके अंडर अकाउंटेंट्स आते हैं विच आर इंश्योरिंग राइट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड, फाइनेंशियल प्रूडेंस है, डिसिप्लिन है. बिकॉज कंट्रोलर का काम है कि कोई रेगुलेटरी मिसहैप नहीं होना चाहिए. और इंडिया में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. सो आपको रेगुलेटरी कोई पेनल्टीज रेगुलेटरी लेट फीस नहीं लगनी चाहिए, सारे कंप्लायंसेस टाइमली होने चाहिए. तो कंट्रोलर ये भी देखेगा कि मेरे सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस राइट फ्रॉम GST, TDS, PF, एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस, ओके, आपके फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, लोन के जो रिपोर्टिंग्स होते हैं या फेमा के रिपोर्टिंग्स है, इफ़ यू आर हैविंग एक्सपोर्ट डिवीजन आउटसाइड या यू आर फाइनेंशियल इंटरेस्ट. सो RBI को भी काफ़ी सारे रिपोर्टिंग्स आते हैं, जैसे EPMD रिपोर्टिंग्स है, ये सब एक्सपोर्ट के रिपोर्टिंग्स हैं. सो ये रिस्क मैनेजमेंट का काम कंट्रोलर का है. ही विल ऑल्सो इंश्योर कि देयर आर राइट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन फाइनेंस अकाउंट्स टीम इन टर्म्स ऑफ लाइक कंट्रोल्स है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, कोई बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें फाइनेंस कंट्रोल का है. तो नाउ यू इमेजिन लार्ज कॉर्पोरेट में कितनी चीज़ें हैं. CFO है, फाइनेंस कंट्रोलर है, उसके नीचे FP&A हेड है, मैंने बताया एनालिसिस करेगा, फिर ट्रेजरी हेड है, और ये सब मिलके फाइनेंस की स्ट्रैटेजी रन करके CEO के साथ काम करेंगे एंड उस तरह से कंपनी ग्रो होगी. नाउ कट दिस एंड कम टू MSME एंड टेल मी व्हाट इज द पिक्चर इन MSME. ओनर ही सब कुछ कर रहा है, ओनर है, हाँ, ठीक है, फाइनेंस की बात करते हैं, ओनर है, हाँ, फिर उसके नीचे डायरेक्टली अकाउंटेंट्स. यस, अकाउंटेंट्स अपना साइलोज में काम करते हैं, डेटा एंट्री मार रहे हैं, अकाउंटेंट अपना मंथ एंड पे कुछ डेटा जनरेट कर रहे हैं सेल्स परचेस का और GST के लिए CA या किसी टैक्स कंसल्टेंट को भेज रहे हैं, CA अपना काम कर रहा है, टैक्स फाइलिंग कर रहा है, GST फाइलिंग कर रहा है, TDS फाइलिंग जो भी कर रहा है, ठीक है. सो कंप्लायंस कर रहा है. MSME कंप्लायंस नहीं कर रहा है क्या? नहीं, MSME कंप्लायंस कर रहा है. कितने एक्यूरेट कर रहा है, टाइमली कर रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन. बट MSME कंप्लायंस कर रहा है, आई मीन बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ रहा है. But where is the angle of control? Where is the angle of analysis, which is there in large corporate? Where is the angle of strategic decision making? या cash management, working capital management? कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, सब ओनर ही देख रहा है. ठीक है, ओनर अपने गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है. CA आता है साल के एंड में जब टैक्स फाइलिंग का टाइम है, तब देन देयर इज अ डिस्कशन, बट देयर इज नो एनालिसिस, देयर इज नो पैटर्न टू बी सीन कि ईयर ऑन ईयर हम क्या ग्रो कर रहे हैं. दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी पार्ट. बस वो कंप्लायंस है. हाँ. So MSMEs, when it comes to finance, they are only compliance driven as of now. Correct. There is no finance department, to be honest. There is accounts department. Okay. And there is a myth, and we always say this. MSME feels finance means accounts. And we break this myth by saying that finance actually starts where accounting ends. Okay. Finance builds on the foundation of accounting. Accounting actually is not a finance. Accounting is the starting point. Because it's a recording of transaction. Part. Yeah. It's a recording of transaction. Finance is much beyond that. Correct. Right? So this is the currently, what is, why the CFO is required. And when you say what is a virtual CFO now, so as I said, large corporates can afford to have these employees. Correct. ये तो क्वेश्चन आएगा ना MSME से, भाई हमारा धंधा ही नहीं है तो हम कहाँ से afford, वो भी हम इतना फुल महंगा. टाइम CA ही नहीं रख पा रहे तो CFO कब रखेंगे, कब? kind of that debate is there. So we definitely understand, and that is where there is this gap has to be filled by the fractional CFO service or virtual CFO service provider. Fractional, as the name goes, it's a service provided in pieces. मतलब fractional क्यों है कि full time नहीं है वो, part time है. पार्ट टाइम क्यों है? बिकॉज उतनी ही जरूरत है. वी आर टॉकिंग अबाउट MSME. इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बिग ऑपरेशन like large corporates. So they don't need a full time CFO, neither it will be a cost effective in their business. Yes. So that's the reason virtual CFOs, or we call it fractional or outsource CFOs, ये popular है. US में this became popular since late 1990s. Okay, जब सिलिकॉन वैली और उनका जो बूम हुआ. इंडिया में काफ़ी लेट आया. इंडिया में भी मुंबई बीइंग द फाइनेंस कैपिटल, मुंबई वेयर द फर्स्ट MSME पीपल मुंबई में ओनर्स है जो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी CFO सर्विसेज लेट 2007-8. उसके बाद हाँ, जब सबप्राइम क्राइसिस, उसके बाद CFO की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, अवेयरनेस आ गया. ठीक है, उसके बाद 2010-11 में यूरोप में भी क्राइसिस हुआ था. डेट टू GDP रेशियोज बहुत हाई गए थे, तो एंटायर यूरोप वाज डाउन. तो वो सब पीरियड में लॉट ऑफ MSME स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ CFO.
Overall across other markets of India, tier 2 tier 1 cities other than Mumbai, let's say फाइनेंस कैपिटल मुंबई है, बैंगलोर अभी टेक हब होता है तो स्टार्टअप्स बहुत सारे वर्चुअल सीएफओ के पास जाते हैं, बट अदर देन दीज टू सिटीज मुंबई बैंगलोर, बाकी जो मार्केट है वहाँ पे अवेयरनेस पोस्ट लेट्स से 2016-17 एंड मेजरली पोस्ट कोविड, so CFO service is becoming very popular. Correct. Now people are understanding the importance of CFO service because they can predict your cash flows. They can tell you कि यहाँ पे हमें सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि we have to be ready for it. यहाँ पे हमारा डाउन टाइम आ सकता है, डाउन टर्न आ सकता है, because he is a vigilant. CFO's role is not just to work in the company. His role is in fact to work for the company, look at the market where the industry is shaping up, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, you know, he is a very strategic guy. और उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही करके रखो प्रोएक्टिवली. Absolutely. Correct. Absolutely. You know, I always say this example. Sachin Tendulkar didn't become Sachin Tendulkar overnight. Correct. Okay. He took, he started at the age of 6 and we saw him at the age of 15 bashing the Pakistani, great ballers. Correct. So this is not an overnight success story. So even in business, every business owner knows this. Even his success as a business owner in terms of revenue growth और जो भी ग्रोथ उन्होंने अचीव की है वो ओवरनाइट नहीं था, उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया है. Correct. सो सिमिलरली वो सिस्टम्स पे भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो ओमकार, वर्चुअल सीएफओ क्या होता है वो तो समझ गया हमको, लेकिन उसका रोल क्या क्या है एक एमएसएमई के अंदर, और कब हायर करना चाहिए? जैसे मेरी कंपनी समझो 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर पे है, तब हायर करना चाहिए, या मेरे एम्प्लॉय 5 है 10 है 50 है, कौन सा किसको देखना चाहिए, टर्नओवर को या एम्प्लॉय नंबर्स को, या और कोई भी पैरामीटर्स है इसके लिए? सो ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं है कि आपको टर्नओवर देखना है या एम्प्लॉय नंबर देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्चुअल सीएफओ का रोल क्या है. सो वर्चुअल सीएफओ इज अ गाय हु इज हेल्पिंग यू इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी. ही इज नॉट फॉर द डे टू डे अफेयर्स. डे टू डे अफेयर्स का अकाउंटेंट्स is taking care of it. Correct. Okay, so what is the role of CFO? CFO will ensure first of all कि फाइनेंशियल प्रूडेंस है कंपनी में. सो यस, अकाउंटेंट काम कर रहे हैं बट वो साइलोज में कर रहे हैं. क्या होता है कि 1 साल बाद जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलाइजेशन पे बैठा है, टैक्स फाइलिंग कर रहा है, तब वो जाके पूछता है अरे ये लास्ट अगस्त में ये 2 एंट्रीज है, ये क्या एंट्रीज है. अभी किसको याद रहेगा? बाय दैट टाइम आपके अकाउंटेंट भी चेंज हुए हैं. सो सीएफओज रोल इज की मंथली क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये आदत हमारे एमएसएमई में बिल्कुल नहीं है. हमारे एमएसएमई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी मार्च एंडिंग हुआ है 25 में, आज अब मई में. आई नो सो मेनी पीपल जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट सितंबर में क्लोज होंगे व्हेन द टैक्स ऑडिट डेडलाइन, वो भी लास्ट में एकदम, वो भी लास्ट में होंगे. एंड दे विल नॉट इवन बॉदर टू चेक कि राइटली क्लोज हुए कि नहीं. द सीए विल डू हिज वर्क एंड दे विल जस्ट कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, एंड अगर उनको कभी लोन करना है किधर तो वो फाइलिंग में जाएंगे. दे विल नॉट बी बॉदर्ड कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइटली क्लोज हैं, राइट प्रोविजंस किए हैं, करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज किए हैं, वेदर वी आर कैरी फॉरवर्डिंग द लॉसेस इफ आर देयर एनी, या जो भी सेट ऑफ करने हैं, या टीडीएस हमने सही से कलेक्ट किया है तो सही से पे किया है, डिडक्ट किया है, वॉट एवर. सो ऑल दीज थिंग्स, दैट्स द रीजन सीएफओ का रोल है कि हम लोग मंथली क्लोज करेंगे. जो महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी महीने में, मतलब एज इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ आफ्टर एंडिंग दैट मंथ शुड बी क्लोज. सेकेंड थिंग इज जस्ट डूइंग अकाउंटिंग इज नॉट इनफ. सो सीएफओज रोल इज टू बिल्ड अ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम. देखो आज की डेट में ना, हम बचपन में थे तो हमारे घर पे हिसाब किताब रखा जाता था कि महीने में कितने खर्चे हुए. तो हिसाब किताब रखने का काम ही आज अकाउंटेंट कर रहा है. ठीक है, वो बस हिसाब किताब रख रहा है. कहीं पे जाके उस डेटा को हम यूज नहीं कर रहे कि एक्चुअल में हमने XYZ अमाउंट पे कितना खर्चा किया, XYZ डिपार्टमेंट में कितना खर्चा किया, क्या हुआ, या हम कुछ बजट नहीं बना रहे, फोरकास्टिंग नहीं कर रहे. ये सारी सिस्टम्स नहीं है. एक MIS रिपोर्ट ही नहीं बनता है. मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, बट देयर आर सो मेनी MIS रिपोर्ट विच नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में 12 डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स बन सकते हैं. ओके. और उसमें मेजर फोकस रहता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लोज, प्रोडक्शन के रिपोर्ट्स बनते हैं. आपके KPIs कौन से होने चाहिए. सो सीएफओ का ये रोल है. वर्चुअल सीएफओ जब एक सर्विस प्रोवाइडर आता है तो ही विल इंश्योर कि एक गुड रिपोर्ट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन दिस पार्ट. द थर्ड रोल इज, सी रिपोर्ट्स तो आपको दे दिए नाउ, ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट दिया एंड इट सेज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हैज मूव्ड फ्रॉम X to Y, व्हाटएवर. ठीक है, 1.25 था 2.50 हो गया. अभी आप बोलोगे व्हाट डज दिस मीन. यू सी 95% बिजनेस ओनर्स कौन है? इंजीनियर्स. उसमें सबसे ज्यादा मैकेनिकल में है, इसलिए इंजीनियरिंग में है. एग्जैक्टली. तो बिजनेस ओनर्स है तो इंजीनियर है. तो दे आर नॉट पीपल हु अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टर्म्स. दे विल नॉट नो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, या यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे रन किए जाते हैं और इसको इंटरप्रेट क्या करना है. तो CFO's role is also to present these monthly review reports. Okay. So we call it FP&A, Financial Planning Analysis. So as a financial planner and analyst of your organization, being a virtual CFO, I will ensure कि I will presenting you all the numbers
टू बिजनेस ओनर टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर ग्रोइंग, वेयर वी आर स्पेंडिंग। इसमें क्या होता है पता है, सबसे बड़ा इसमें हिडन कॉस्ट लीकेजेस बाहर आते हैं। करेक्ट। इसमें आई टेल यू वन एग्जांपल, लाइक वन ऑफ आवर ई-कॉमर्स क्लाइंट्स selling you know merchandise like shirts and you know garment basically. So we were able to tell from analyzing their data that you know printed, for example printed shirt जैसे आपने पहना है for example, that gets more sold in the Gujarat and Rajasthan as a state, western part of India, versus compared to any other part, whereas solids या stripe वाले जो shirts रहते हैं उनका डेटा देख के हमने बताया कि दे आर गेटिंग मोर सोल्ड इन साउथ इंडिया या चेकर्ड शर्ट्स, बिकॉज इफ यू सी साउथ इंडियन वेरी मॉडेस्ट, वेयर एज वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया थोड़ा फ्लैम्बॉयंस है, थोड़े हम लोग फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, या हमें पार्टी वेयर्स पसंद है, या हम प्रिंटेड जैसे आपने पहना मैंने बोला कि तो ये इनपुट इनके पास नहीं था तब तक, इन्होंने कभी एनालाइज। इसके बाद इनका क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान किया, लॉजिस्टिक्स उस हिसाब से प्लान किया, स्टोरेज कहाँ पे रहेगा, सो दे सेव्ड around 18% in logistics costs and inventory storage costs, just because of this one single input. Correct. That how your sales are and what category of products are being sold at what location. Okay. So you can park. So till date what was happening, again they were running like any typical MSME, even though they were e-commerce company, you know, kind of a startup, and midway they were fabric manufacturing also, so they were MSME in short. Correct. So again they were not tracking any data, they are not utilizing the data being captured. Correct. क्योंकि स्पेशली आजकल डेटा क्रंचिंग, डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़ा गेम है। गवर्नमेंट यूज करता है सर। करेक्ट। गवर्नमेंट नोज एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू नो कहाँ पे कितने इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं, क्या ये मैक्रो इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो फाइनेंशियल डेटा मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी इज डूइंग इट, एंड MSMEs currently are behind this curve. I'll be honest with you. You ask any random, there are I know companies which are clocking 200 crore turnover, but they are also not harnessing the power of data, क्योंकि वो systems भी डेवलप नहीं किए। बराबर, agree। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आता है। सो MSME का सबसे बड़ा गैप क्या है, 25 लाख करोड़ क्रेडिट गैप मैंने आपको बताया, ठीक है, और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी गैप, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत स्लो है MSMEs में। यू कंपेयर इट विद दी एनी MSMEs फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत रैपिड है, एंड दैट इज द रीजन दे आर ग्रोइंग फास्ट। करेक्ट। सी इस सेंचुरी का फ्यूल ही टेक्नोलॉजी है। करेक्ट, अग्री। अगर अपना क्रूड ऑयल फ्यूल था, यू नो द इंडस्ट्रीज वे रन ऑन दी यू नो लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, तो ऑयल एक फ्यूल था लास्ट सेंचुरी का, तो इस साल का जो फ्यूल है वो टेक्नोलॉजी है। घर पे बैठे आप यहाँ पे 100 करोड़ कंपनी बना सकते हो इफ यू आर यूजिंग द राइट टेक्नोलॉजी एंड रीचिंग आउट योर कस्टमर्स। सो टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मीडिया का यूज करना चाहिए। मीडिया एडॉप्शन भी बहुत स्लो है MSME मैन्युफैक्चरर्स को, तो यू नो पैंडेमिक के टाइम से तो दे डिड नॉट इवन शिफ्ट टू जूम मीटिंग्स एंड ऑल, दे वर वेरी कीन कि हम धंधा नहीं करेंगे, करेंगे तो इन पर्सन या जो भी मीटिंग होनी चाहिए। सो आई अंडरस्टैंड दे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बट स्टिल दे नीड टू अडॉप्ट टू टेक्नोलॉजीज। सो जनरली ओमकार ऐसी रहता है ना, कोई भी जब चेंज आता है, जैसे अभी हम AI में आ गए हैं, देयर विल बी सम पीपल और अर्ली अडॉप्टर्स, देयर आर हु आर लाइक अर्ली अडॉप्टर्स को देखकर इंस्पायर होंगे, फिर अडॉप्ट करेंगे, वी कैन कॉल इट अ बिट सेकंड लेवल अडॉप्टर्स, एंड देन देयर आर लास्ट में जो मरते मरते आप मर जाएंगे, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज कौन लेता है? आई थिंक अर्ली अडॉप्टर्स ओनली। वो मार्केट को जो लीड करता है, दोज आर द अर्ली अडॉप्टर्स। तो अभी जो हम स्टेज पे है CFO सर्विसेज में, अभी कौन सा लेवल है और क्या है, आप क्या बोलना चाहोगे? फाइनेंस में वेरी लेस एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अभी जो अडॉप्ट कर लेगा वो मार्केट को लीड करेगा, एब्सोल्युटली। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स, हम लोग यूज करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स लाइक पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, टू क्रिएट द ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमेटेड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, ठीक है। सो वी कैन शो इट टू आवर ऑडियंस ऑल्सो। सो डैशबोर्ड्स क्या होता है, बेसिकली इट्स अ ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम जहाँ पे आपको वन सिंगल स्टॉप स्क्रीन पे आपके सारे नंबर्स दिख रहे हैं, एंड इन्फोग्राफिक फॉर्मेट में। इट्स नॉट अ टेबल्स, और जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, वेरियस यू नो पाई चार्ट दिख रहा है, कोई एनालिसिस दिख रहा है, और you can maneuver it. So it's it's a dynamic thing. So it speaks with each other. So we can basically have your all data, automatically reported to owner. Super. Without any intervention of accountant. अभी क्या है, आपका अकाउंटेंट है, you will call them, you will say कि इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट बनाओ, या रिसीवेबल का दिखाओ, या मुझे बैंक्स के रिपोर्ट्स दिखाओ, whatever, सेल्स रिपोर्ट्स दिखाओ फॉर लास्ट मंथ। तो वो बनाने में 2 दिन लेंगे, फिर आपके पास आएगा, एंड देन यू विल से कि ये करेक्शन करके ले आओ, ये आओ, एंड
लुक एट द इनएफिशिएंसी, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है उसमें। इनएफिशिएंसी। सो मतलब जो डिसीजन मुझे आज लेना है हाँ, वो डिसीजन लेने में मुझे 1 वीक निकल जाता है। हाँ, And the fact of the matter is that MSMEs are taking all their decisions, owners are taking only based on the gut feeling. correct, correct, कोई डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, कोई नहीं था, बिकॉज वो सिस्टम बने हैं ना वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। correct, सो व्हाट दिस डैशबोर्ड्स हेल्प टू अवर क्लाइंट्स कि ये ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग है कि अकाउंटेंट्स का जो भी काम चल रहा है वो वही करेंगे। दे विल नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट्स, वी विल डायरेक्टली फेस द डेटा, okay, we'll directly face the data and directly produce the reports on a screen. There is a link given to you as a business owner. You have to just log in and all your numbers, your inventory reports, your production reports, okay, your expense report on different scale कि कहाँ पे कितना है, कैश फ्लो का पूरा हम लोग रिपोर्ट दे देते हैं। wow, सो अभी क्या हो रहा है, लुक एट दी इफिशिएंसी। मुझे आज डिसीजन लेना है, मैं नंबर जा रहा हूँ, लॉगिन करो, चेक करो, अच्छा ठीक है, ये डिवीजन में कितना इन्वेंट्री पड़ा है, ओके, ये लोकेशन में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा पैसा अटका है, ठीक है, बोल दिया फाइनेंस की टीम को कि अरे यहाँ पे अपना कलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, व्हाट इज द डीले, कॉल करो। या एमएसएमई ओनर खुद, क्योंकि एमएसएमई लेवल पे क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन बात कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पैसा बात क्यों करके नहीं भाई आया? पेमेंट का हाँ, क्या हुआ हाँ, है। हाँ, सो ये स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग पे शिफ्ट है, correct, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू, इसमें भी पावर, ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स बोलते हैं, इसको में पावर भी आता है, टैबलो आता है, ठीक है। अब इसका एडॉप्शन करना है एमएसएमई को, इसके आगे द नेक्स्ट लेवल इज एआई इनटू इंटेलिजेंस। correct, सो यू कैन लिटरली यू कैन गिव अ वॉइस कमांड, हाँ, ठीक है। हम ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं कि आप वॉइस कमांड दोगे हाँ, कि व्हाट वाज द लास्ट मंथ इन्वेंट्री, हिंदी में भी समझता है वो। okay, सो हिंदी में पूछोगे अरे मेरे पिछले महीने का इन्वेंट्री रिपोर्ट निकालो, तो द इट विल जनरेट ऑन Wow. स्क्रीन। super, सो यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है ऑलरेडी, यू कैन जस्ट गिव अ वॉइस कमांड और आएगा। एंड ऑफकोर्स बिकॉज हम लोग अभी मोबाइल के ज़माने में जी रहे हैं, हाँ, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बिगर स्क्रीन लाइक लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, इट इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल ऑल्सो। सो इसके ऐप से मोबाइल पे पावर BI का ऐप है, यू कैन एक्सेस। super, सो इमेजिन लाइक यू आर अ एमएसएमई बिजनेस ओनर कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, ठीक है, 15 दिन आप इंडिया में हो या 15 दिन आप फैक्ट्री लोकेशन में, 15 दिन आप पूरा इंडिया या इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, बट you need to keep a track on your numbers. correct, Sitting at the back seat of your car, you can easily access all the data through your mobile phone and then make the decision. correct, फिर आपको दिख रहा है कहीं पे एक्सपेंस ज़्यादा है, सीधा कॉल कर दिया, फिर पता चला नहीं एंट्री रॉन्ग बुक हुई है, तो इमीडिएट करेक्शन, इमीडिएट एक्शन, correct, ठीक है। correct, ये रिपोर्ट आपके सीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी इमीडिएटली उसको ट्रैक करेगा डेटा एंड ही विल इंश्योर की राइट कंप्लायंसेस हो। correct, correct, So this is the technology which is there right now in the market, but hardly 1% have adopted. correct, correct. Hardly तो 1%. जो अडॉप्ट करेगा वो आगे जाएगा, सिंपल है। Yeah. हाँ, जो अडॉप्ट करेगा आगे जाएगा। हाँ, In fact, 1% people have somebody as a CFO or FP&A role in their organization. This is also a stat. correct, 99% MSMEs still don't have any person who is, taking care of their financial operations at the strategic level. correct, super. So yeah. So, Omkar, we have also heard that you also do some kind of health checkup of the company. Can you explain what is this health checkup? Health checkup generally doctor करता है. CA, I know it's a financial doctor, right? Correct. So, आप क्या health checkup करते हो? So I'll tell you about that. तो आपका पिछला सवाल था ना कि हाँ. कब CFO अपॉइंट करना चाहिए. Correct. So मैंने वही बोला ना कि इसका क्राइटेरिया नहीं है. हाँ. So I had a client who appointed us as a CFO when we were at he was at a 1 CR turnover. Today he is at 22 CR. तो ऐसा 22? क्राइटेरिया है. 22 In how CR. much time? 3 years. Wow. 1 to 10, 10 to 22. These are Super. his numbers in terms of revenue growth. हाँ. So he appointed us when he was 1 CR because he realized the need. So when do you realize the need? Problem क्या हो रहा था? When I say CFO service, market में people find it nice to have, not must to have. अच्छा. Must to have कब लगेगा? I'll tell you one example. क्योंकि आपने हेल्थ चेकअप का बोला है तो मैं आपको एनालॉजी दे दूं कि हेल्थ चेकअप कहाँ से स्टार्ट हुआ. चलो एक डॉक्टर है जो आपका मंथली आपको फ्री बॉडी हेल्थ चेकअप करके देता है. एक पैथोलॉजी है जिसके साथ उसने टैप किया. वो आता है, ब्लड ले रहा है, आपका यूरिन ले रहा है और आपको बता रहा है हीमोग्लोबिन कितना, कोलेस्ट्रॉल कितना, सब बता रहा है. ठीक है, हर महीने आपको फ्री रिपोर्ट दे रहा है. वो कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, हर महीने फ्री रिपोर्ट है. 5th महीने में या 4th महीने में जाते जाते आप क्या बोलोगे वो रिपोर्ट देखे, अरे यार मेरा ये स्टैट इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डाइटिशियन के पास जाना है. राइट? जब आप सोच रहे थे कि डाइटिशियन, फिटनेस, न्यूट्रिशन ये नाइस टू हैव है, मस्ट टू हैव नहीं. कब तक सोच रहे थे? जब तक आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है. अवेयरनेस, प्रॉब्लम पता नहीं था, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता था कि मेरे बॉडी में क्या इशू हो रहा है. करेक्ट, कि यार मेरा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हिल गया है, मेरा फैट परसेंटेज बढ़ गया है, या फिर मेरा ब्लड लेवल में शुगर बढ़ गया है, वॉट एवर. Then you realize, okay, there is an importance for me to then connect with a diabetologist, cardiologist, fitness guys. I need to join the gym.
I need to get back to my health. Why? Because there was a health report. Exactly like this, what we do for business. We do a one-time financial health checkup. Okay. Sometimes we call it a business health checkup also. So what we do, हम लोग पूरे financial operations का gap analysis करते हैं. How good you are into your basic bookkeeping, accounting systems and compliances. How good are you are in reporting system. आपने actually reports बनाए क्या? 90% MSMEs को हम पुअर रेटिंग देते हैं इन दिस क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया रिपोर्टिंग सिस्टम. ओके. पुअर क्यों देते हैं? पुअर इज द लोएस्ट रेटिंग वी हैव बिकॉज इनके पास रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है. ही नहीं है. अग्री. गलती से मंथली पीएनएल बनाते हैं सर. गलती से. नहीं तो बाकी कुछ रिपोर्ट्स तो बनते ही नहीं इनके पास. इनको पता ही नहीं रहता है. पर एम्प्लॉय रिटर्न वगैरह कितने रिटर्न्स हो सकते हैं? कितने? सो मेनी. आई एम टेलिंग यू 12 तो मिनिमम एफपीएनए रिपोर्ट्स बना सकते हैं. ठीक है. फोरकास्टिंग, आउटलुक, बजटिंग, कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कैपिटल बजटिंग के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसे रिपोर्ट्स बन सकते हैं. ठीक है. थर्ड चीज हम देखते हैं कि सिस्टम ड्रिवन कितनी हो. अच्छा. ठीक है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये सुना रहेगा कि आज हमसा मंगेश अकाउंटेंट है, आज हमारा मंगेश अकाउंटेंट नहीं है, मंगलवार को आएगा तो मंगलवार को हम आपको पेमेंट रिलीज करेंगे. इफ दिस इज व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज टेलिंग टू योर वेंडर्स कि टुडे वी डोंट हैव अकाउंटेंट सो वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड दिस, या वी वोंट बी एबल टू, या हम ये काम नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स यू आर अ पीपल ड्रिवन. ओके. कल को वो मंगेश अकाउंटेंट छोड़ के चला गया तो खत्म हो गई कंपनी. 2-3 महीने तक तो हल जाता है वो. तो 1-1.5 महीना आप बोलोगे अरे हमारे एंट्री नहीं हुई, हमें नया पर्सन ढूंढना है, फिर कौन करेगा, क्या काम करेगा, यू नो. सो दिस इज द केओस, दिस इज द मैडनेस. सो वी चेक दैट हाउ सिस्टम ड्रिवन यू आर और यू आर पीपल ड्रिवन. आपने एसओपीज बनाए, प्रोसेस नोट्स है, हैंड ओवर कैसे करोगे, अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया व्हाट इज द बैकअप प्लान, डू यू हैव दैट डेवलप्ड इन इट. एंड फोर्थ लेवल पे हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की. ओके. ठीक है. सो फाइनेंशियल पोजीशन जब चेक करनी है तो वी हैव डिफरेंट KPIs एंड मैट्रिक्स, पैरामीटर्स है हमारे. फॉर एग्जांपल हम आपका कैश कन्वर्जन साइकिल चेक करते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है. सिंपल भाषा में बोलूँ तो कैश कन्वर्जन साइकिल मुझे बताएगा एज अ बिजनेस ओनर कि मैंने जो 1 रुपया बिजनेस में आज डाला है या डाल रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है. ठीक है. कैश कन्वर्जन साइकिल बेसिकली बताता है कि एक आप लेट्स से आप एक मैन्युफैक्चरिंग हो, एक प्रोडक्ट बना के, लेट्स से आप ये ग्लास बना के बेच रहे हो. ठीक है. तो ये ग्लास बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने से स्टार्ट होगा, प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट होगा टिल ये ग्लास बन के बेच के पैसा रिकवर होगा. करेक्ट. तो वो ये जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल. तो इसके लिए मुझे इन्वेंटरी लगेगा, लेबर लगेगा, मशीनरी लगी, मैंने पैसा डाला, मार्केटिंग सेल्स पूरा बन गया, फिर मैंने बाहर निकाला, फिर बेचा. सो इसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में हम लोग, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कितना भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में रहने दो, इफ यू डोंट हैव मनी इन द बैंक इट इज ऑफ नो यूज. 2 करोड़ का आप लेट्स से प्रॉफिट कर रहे हो साल का, लेकिन बैंक में 20 लाख का बैलेंस है, तो 1.8 करोड़ गया किधर, राइट. तो दैट इज अ क्वेश्चन. तो वो 20 लाख कुछ काम का नहीं है और वो 2 करोड़ कुछ काम का नहीं बैलेंस शीट पे जो दिखा रहा है, इफ यू डोंट हैव कैश फ्लो. सो आई ऑलवेज से दिस कि प्रॉफिट या सेल्स एक पल्स है बिजनेस का. इट इज एन इंडिकेटर, बट कैश फ्लो इज द रियल ब्लड विच कीप्स इट गोइंग. राइट. जैसे बॉडी में हार्ट बीट है, ये है, पल्स है, ये चलता ही रहना चाहिए. रेवेन्यू नहीं होगा तो बिजनेस बंद है. आई अंडरस्टैंड दैट. रेवेन्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, बट कैश फ्लो ब्लड है वो रनिंग. वो आपको नेक्स्ट मंथ क्या करना है, आपके वर्किंग कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको सैलरीज रिलीज करनी है, वेजेस को पेमेंट करना है, लेबर्स को पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है. तो आपको साइकिल चलना है तो कैश फ्लो चाहिए. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. ये सब हेल्थ चेकअप में चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका रिटर्न कितना आ रहा है वर्सेस इंडस्ट्री. सो एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है अगर एमएसएमई साइलो में कर रहा है, उसको पता नहीं उसके कॉम्पिटिटर कहाँ पे है. अच्छा, वो भी एक प्रॉब्लम है. सो हम क्या करते हैं, आरओसी पे पब्लिकली अवेलेबल बहुत सारा डेटा अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. देयर आर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ऑल्सो विच गेट सर्कुलेटेड बाय लेट्स से महिंद्रा इज इन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अभी लेट्स से देयर आर स्मॉल प्लेयर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन ट्रैक्टर्स कि हम कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं या कुछ एग्रो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जो ट्रैक्टर के साथ अटैच होते हैं. अभी इनके लिए इंडिकेटर क्या है, जितने ट्रैक्टर सेल होगे उतना इनका इक्विपमेंट सेल होगा. करेक्ट. सो ट्रैक्टर का स्टैट कहाँ पे मिलेगा, महिंद्रा के एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा. ट्रैक्टर इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, आपको आरबीआई का डेटा मिलेगा, सीडबी से डेटा मिलेगा, आपको देयर इज सो मच डेटा. प्लस हु इज योर कंप्यूटर, इफ दे आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गो टू आरओसी, डाउनलोड देयर. 50 रुपीज में, 200 रुपीज में आपको पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं. स्टडी देम. सो वी डू दिस इन हेल्थ चेकअप. हम लोग आपके कंप्यूटर्स हैं उनके, लेट्स से वन ऑफ आवर क्लाइंट गेव 20 लिस्ट ऑफ 24 कॉम्पिटिटर्स इन हिज मार्केट. ही वाज इनटू रोबोटिक्स. सो हमने उनके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को लाइनअप किया एंड 24 का एवरेज बना के इंडस्ट्री एवरेज दिया. सो वी टोल्ड देम वेयर यू स्टैंड.
वन ऑफ द गुड रिविलेशन इन दैट एनालिसिस वॉज कि कंपनी तो अच्छी है, 200 करोड़ पे है, दूसरी भी कंपनी सेम है, इनके मार्जिन अच्छे हैं कॉम्पिटिटर से, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने रिजर्व्स जनरेट किए. कॉम्पिटिटर्स के पास 180-200 करोड़ का रिजर्व्स है, आपके पास 10 करोड़ का भी नहीं है. सो कॉम्पिटिटर इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टेनिटी फॉकर्स, एनी अपॉर्चुनिटी कम्स. See, जैसे कोविड वाज एन अनसर्टेनिटी, तो दे हैंडल्ड बिकॉज़ दे हैड अ रिजर्व. प्लस देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी. हाँ. सो कोई डिस्ट्रेस में कुछ बिजनेस खरीदने को मिल रहा है, करेक्ट. या फिर डिस्ट्रेस में कुछ मशीनरी उठाने को मिल रही है आपको, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई, उसके लिए कैपिटल लगेगा. सो इफ यू हैव बिल्ड अ रिजर्व्स, यू कैन यूटिलाइज दिस. करेक्ट. एमएसएमई फोकस क्या है, जो भी पैसा बन रहा है बिजनेस में घर पे लेके जाओ, घर पे लेके जाओ, और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, सैलरीज नहीं लेते ये लोग, बस जब चाहे मन चाहिए विड्रॉ किया, पर्सनल पेमेंट्स मिक्स करते हैं उधर बिजनेस में. सो ये इतने इश्यूज है एमएसएमई में. ये अकाउंटेंट से और रेगुलर सीए से सॉल्व होने नहीं वाले हैं, इसके लिए एक्सपर्ट्स दे आर नॉट एक्सपर्ट इनटू इट ना. आप ऐसे 50-100 कंपनी साथ में डील कर रहे हो. Exactly. और ये कैसे उसको अकाउंटेंट को तो खुद के कंपनी में क्या चल रहा है वो भी पता नहीं है. वो नहीं पता है. सो एज अ सीएफओ ये एक बेनिफिट है कि हम लोग जब हेल्थ चेकअप करते हैं तो मुझे और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको सीएफओ सर्विस की जरूरत है या नहीं है. भले आप 1 करोड़ पे हो, 1 एम्प्लॉय पे हो, 10 एम्प्लॉय पे हो, 100 एम्प्लॉय पे हो, डजंट मैटर. यू नीड टू, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टेड डूइंग दिस हेल्थ चेकअप. और हमने अभी क्या कॉस्ट होता है ये हेल्थ चेकअप का? इज इट फ्री और कुछ का चार्ज है? नो, इट्स अ पेड. It's a Okay. paid. It starts at 50,000. It's Okay. a fixed cost, one time cost है, and one time commitment है. Okay. But we give you almost 30-40 पेज का डिटेल रिपोर्ट, 3 to 4 hours का प्रेजेंटेशन चलता है. Great. ओके. इसका जो फॉर्म है हमने अभी हमारे वेबसाइट पे ही रखा है, cfopulse.co. Okay. सो वेबसाइट पे जाके आप यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन सबमिट द इंक्वायरी. उसमें कुछ बेसिक नंबर्स हम ले रहे हैं, एंड देन वी आर अप्रोचिंग यू, रीचिंग आउट फॉर द हेल्थ चेकअप. हेल्थ चेकअप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये रेगुलर ऑडिट से बहुत अलग है. रेगुलर ऑडिट जो होता है वो अगेन रेगुलेटर पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट ने एक बोला है, फॉर्मेलिटी है. एक्चुअल हेल्थ चेकअप इसीलिए है कि आपका एक्चुअली फाइनेंस में आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितने पानी में हो आप. सिंपल है. करेक्ट. दैट्स एक्चुअली लाइक एन आई ओपनर फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर. इट्स एन आई ओपनर. Yeah. Right? I have crazy examples of how health checkup, Can you give some one example of one client? One of the client which was into flow instrument dealer, trader था, ठीक है, उसके divisions थे. So overall company level पे profit था. Okay, profit tight था, margin tight थे, that was his concern, and that's the reason he wanted to investigate. He never realized one of his division was loss making since last 7 years. So हमारे हेल्थ चेकअप में एक लिमिटेशन नहीं है कि हम 1 साल का 2 साल का डेटा लेंगे. We can go as much you want. We can take 5 year, 8 year data. So हमने उनका 5 साल का डेटा लिया था, and we studied that. And every quarter that division was in loss. He never realized as a division it was in a loss. As a company because overall profit दिख रहा है, but that division was in huge loss and sucking a money out of the all profitable divisions. वो कैश फ्लो क्रंच क्रिएट कर रहा था. सो टुडे ही इज नॉट रनिंग दैट डिवीजन, एंड बिकॉज ही इज नॉट रनिंग दैट डिवीजन 7% का मार्जिन ऐसे ही अनलॉक हो गया है, एंड कैश फ्लो क्रंच भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गया. मतलब आई मीन कंपेरेटिवली कैश फ्लो बहुत अच्छा रिलीज हो गया है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट रनिंग दैट डिवीजन. बिकॉज वो एक तो एसेट हेवी डिवीजन भी था, इंजीनियरिंग डिवीजन था, ठीक है, उसमें मार्जिन नहीं मिल रहे थे, लॉस मेकिंग हो रहा था क्योंकि टाइमली डिलीवरीज नहीं हो रही थी, कंपनी के पास कॉम्पिटेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं थी. ये सब इश्यूज इनको आइडिया नहीं था, पेमेंट के डिलेस थे, सो मेनी थिंग्स. सो इवेंचुअली प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं था, लॉस मेकिंग भी था, कैश फ्लो भी नेगेटिव था उस डिवीजन का. सो राइटली सेड दैट कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव रेड अ बुक बाय रश्मि बंसल, स्टे हंग्री स्टे फुलिश. इट्स एन 25 IIM के लोगों की सक्सेस स्टोरी है. सो उसमें मेजॉरिटी कंपनी जो बैंकरप्ट हुई या सक्सेसफुल नहीं हुई, and they learned a very important lesson, cash flow mismanagement. Absolutely sir. कितने कंपनीज आज, वीडियोकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, so many companies, आप कोई भी निकालो, where is the problem? फाइनेंस, कैश फ्लो. एक बिगेस्ट मिस्टेक आई विल टेल यू MSMEs करते हैं, जो हमने काफी बार पॉइंट आउट किया है, कि यूजिंग शॉर्ट टर्म मनी फॉर डूइंग लॉन्ग टर्म एसेट्स और क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्लाइंट है, उन्होंने प्रॉफिट में जो पैसा बन रहा था वो यूज करके ऑफिस एक्सपेंशन किया, कॉर्पोरेट ऑफिस उनका एक फ्लोर एक्सपांड किया, इमीडिएट कैश क्रंच. ऑफिस एक्सपांड करने से आपको इमीडिएट रेवेन्यू नहीं आने वाला है. सो देयर इज एक बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए कोई भी कंपनी की. शॉर्ट टर्म मनी शुड बी यूटिलाइज फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस. सो
प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हो फॉर एवरी क्वार्टर, वो एक कैश फ्लो जनरेट हुआ है शॉर्ट टर्म एक्टिविटी से, उसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, उसको इन्वेंट्री में यूज करो। उसमें आपके एक्चुअल टुमारो का जो सेल है वो करने के लिए, सपोज आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका शिपिंग कॉस्ट है, उसके लिए जो भी खर्चा आ रहा है, या लोन अलग से करना है तो उसके लिए लोन क्रिएटेड कुछ कॉस्ट है, वहाँ पे यूज करो। आप उसको एसेट बिल्डिंग, मशीनरी परचेस में प्रॉफिट यूटिलाइज करोगे ऑफ अ क्वार्टर, तो नेक्स्ट क्वार्टर का वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? यू विल फील द कैश फ्लो क्रंच। सो व्हाट यू नीड टू डू, मशीनरी खरीदना है, ऑफिस एक्सपेंशन करना है, फैक्ट्री एक्सपेंशन करना है, सो इसके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हो इफ यू डोंट हैव द मनी। आइडियली यू शुड डू अ सिंकिंग फंड, रिजर्व्स। जैसे सोसाइटीज में क्रिएट होता है ना एक सिंकिंग फंड ज़्यादा अपने मेंटेनेंस से, वैसे ही कंपनी को भी होता है। जो डेप्रिसिएशन आप क्रिएट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप एक सिंकिंग फंड क्रिएट करो बैलेंस शीट में, ताकि लॉन्ग टर्म खर्चे कर पाओ। वो लॉन्ग टर्म खर्चे कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है आज आपका मशीनरी या कंप्यूटर है उसका लाइफ कितना है, आपके जो भी एसेट्स है बेसिकली दे आर गोना कम टू देयर एंड ऑफ द यूज लाइफ, तभी आपको रिप्लेस करना है। तो यू नीड टू पार्क योर मनी सेट असाइड, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन क्या रहेगा। सो ये सब अभी आप मुझे बोलोगे सर ये कौन करेगा, तो एग्जैक्टली इसीलिए तो CFO का रोल आता है। यहाँ पे वही गैप है MSME में कि ऐसा कोई डिसीजन मेकर नहीं है बताने। जनरली जो MSME में और जब जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है, इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर बहुत कर लेते हैं। किसी दोस्त ने घर लिया, एकदम बिजनेस से 4-5 करोड़ निकाल लिया और बड़ा घर ले लिया, जरूरत कुछ नहीं थी, वो घर से 2% ROI भी नहीं आ रहा है, इट हैज बिकम अ लायबिलिटी। लेकिन इम्पल्सिव कार बाइंग, इम्पल्सिव वैकेशन टूर्स बहुत ज्यादा, सो डिसिप्लिन नहीं है। सो आइडियली MSME के जो ओनर्स है दे शुड विड्रॉ फिक्स सैलरी फ्रॉम देयर कंपनी एंड दे शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल टू कंपनी। उनको खुद का भी असेसमेंट होना चाहिए कि मैंने कंपनी के लिए ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट किया, तो मेरी सैलरी ग्रो होगी, तो आई डिजर्व एडिशनल बोनस या जो भी है। आप बोनस करके निकालो ना साल के एंड में, बट महीने के किसी भी, जैसे आपने बोला कभी भी निकाल लिया पैसा, हाँ मतलब मन किया हमने पैसा निकाले, कुछ खर्चे किए, पर्सनल एक्सपेंस किया, जो भी किया। सो दैट डिसिप्लिन is lacking, and that indiscipline basically will cause for financial troubles. So Omkar, coming to MSME, what government schemes and subsidies are available for MSME, especially in the finance and infrastructure domain? Correct. So very good question, and बहुत कम awareness है again इसके बारे में. So there are several schemes. CGT MSME एक scheme है. Okay. So it is only specifically giving you funds without collateral. सो अभी क्या है, बैंक्स में जाते हो आपको पता है कि मॉर्गेज कुछ रखना पड़ेगा, कोलेटरल देना पड़ेगा, पर्सनल गारंटी तक पहुंच जाते हैं। करेक्ट। सो CGT MSME हैज बीन प्रेजेंट सिंस सेवरल इयर्स। कोविड में इसका लिमिट भी बढ़ाया उन्होंने बिकॉज पैंडेमिक था। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपको विदाउट कोलेटरल बैंक विल गिव अ फंडिंग, आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटी तो इस पे एडिशनल टॉपअप मिलेगा। ओके। सो इसके लिए जो ऑब्वियसली बेसिक क्राइटेरिया बैंक है कि आपका बिजनेस कितना है, रेवेन्यू कितना है, नंबर्स क्या है, वो है, बट दिस इज अ प्रोडक्ट विच पीपल आर नॉट अवेयर। ओके। देन देयर इज अ अगेन बैंक में एक प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ स्कीम बट इट्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्रीनफील्ड फंडिंग। सो लेट्स से आप 10 साल से एक बिजनेस कर रहे हो, सक्सेसफुली रन कर रहे हो, विच इज लेट्स से इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर एग्जांपल। अभी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो कंप्लीटली एक न्यू बिजनेस, लेट्स से आपको लिथियम बैटरीज में इंटरेस्ट आ गया बिकॉज EV का ट्रेंड चल रहा है, तो लिथियम बैटरी में आपको एक्सपेंशन करना है। तो अभी ये न्यू बिजनेस है, न्यू कंपनी क्रिएट करोगे इसकी, इसका कोई विंटेज नहीं मिलेगा, बिजनेस विंटेज, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, 3 साल का आइडिया तो 1 साल का भी नहीं मिलेगा, नया स्टार्ट करें तो इसको कौन फंडिंग करेगा? सो देयर इज प्रोडक्ट कॉल ग्रीनफील्ड फंडिंग फॉर एग्जांपल। बहुत सारे बैंकर्स, HDFC, ICICI, बहुत सारे बैंकर्स इसमें काम करते हैं। यू हैव टू अप्रोच स्पेसिफिकली, अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंकर है, सो ही नोज योर स्टैट्स, ही नोज योर नंबर्स, सो बेस्ड ऑन योर current business credentials, you are getting loan for a new business. Wow. This is called greenfield funding, which people are not aware. Then there is lot of scheme like प्रधान मंत्री एम्प्लॉय गारंटी स्कीम है, जहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के ऑटोमोटिव वगैरह इनको 15 to 35% का सब्सिडी मिलता है ऑन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन देर आर क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडीज है, जिसपे अगेन 15 to 35% का सब्सिडीज है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स। इसके लिए एक ना MSME संपर्क करके एक पोर्टल है, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। तो देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड champion.gov.in. Okay. It's also called as MSME संपर्क. Okay. So this is a single stop for all your MSME loan solutions in terms of government schemes. So आपको सारे government schemes का information ये पोर्टल पे मिलेगा, champion.gov.in. So we'll put this link in the description. Absolutely. Okay. उसके बाद फिर उद्यम MSME रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है, जो हर किसी ने करना चाहिए। अगर आप MSME रजिस्टर्ड हो तो आपको 45 डेज में पेमेंट मिलना कंपलसरी है।
फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट्स. ओके. सो ये जो पोर्टल है इस पे भी बहुत सारी MSME लोन सब्सिडीज की इन्फॉर्मेशन है एंड द लिंक इज गिवन टू अप्लाई कि कहाँ पे जाके अप्लाई करना है. Okay. जो भी स्कीम्स है ये कहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो सब्सिडीज के लिए. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज देयर. सो गवर्नमेंट ने काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इसमें डिप्लॉय किया है. आपके लिए इन्फॉर्मेशन है एक जगह पे. सो अगेन इफ यू हैव राइट कंसल्टेंट, राइट CFOs एट योर ऑफिस, दे कैन गाइड यू ऑन दिस पार्ट. सो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल. जनरली लोग ना कई सुनी बातें कि मैंने ये किया और वो खुद ओनर खुद बिजनेस छोड़कर ये बैंक के चक्कर मार रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है. डोंट यू थिंक दिस इज दिस गुड और व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दिस? एब्सोल्युटली नॉट गुड. इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं. सो there are people who work day in day out in loans and all these disbursements. अभी इसमें भी क्या है कि एक ट्रेंड हो गया है कि एजेंट्स बहुत घूम रहे हैं कमीशन बेसिस पे कि सर एडवांस दे दो, 50,000 दे दो, लोन हो जाएगा. 50,000 लेके वो भाग जाता है. MSMEs में स्कैम्स इतने हो रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है. दैट इज द रीजन यू नीड टू अप्रोच अ प्रोफेशनल गाय. तो आपके you can go to your chartered accountants, company secretaries as well if you don't have a CFO. Or you can ask, आपके पास virtual CFO है तो their job is to ensure. So they will connect, they know the right people at the banks and lending people. या DSA भी बोलो. ठीक है. So ऐसा नहीं कि you don't have to shell some cost. You have to shell some cost while getting a loan. There is no secret about this. और 2 thoughts about this. But the fact is that कि कोई आपको पैसा लेके लोन भी नहीं दे रहा है, स्कैम हो रहा है और आपको समझ भी नहीं रहा है, एंड देन ओनर का इतना टाइम भी वेस्ट हो रहा है. सो ऑल दिस हैसल you should not at all do. You should approach a professional people who work day in day out. I know there are so many agents, so many professional organizations, ठीक है, पुणे में है, मुंबई में, नासिक में है, जो सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडीज में काम करते हैं. Correct. Yes. Okay. I also have few friends. You must be knowing. Yes. So there are so many. In fact, ये बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का अभी स्पेशलाइजेशन हो गया कि सब्सिडीज में काम करें. If you know them, these are the right people who will tell you. I know people वो upfront बोलेंगे कि आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो. Unnecessary, you will not waste your time, money and energy, effort. जो एक्सपीरियंस है वो तो आपकी बैलेंस शीट देख के बोलेगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा. So I will, my suggestion to MSMEs is stay away from these roadside agents and बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके घूमते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाते हैं, पैसा भी लेके जाते हैं. You are getting completely scam into this. So don't get into this. Apply through portals like MSME Sampark या फिर reach out to professional companies who are handling these matters. So Omkar, if there is a person who is doing any finance related degree or course, let's say CA, CS, BBA, MBA, अगर उसको फ्यूचर में वर्चुअल CFO वाला काम करना है तो while studying only, what skill, knowledge, experience, network और internship with you or with anyone, वो क्या करना चाहिए that his journey will be smooth? So 2 things are important, knowledge and skill. Okay, knowledge, when we say, it has to be recognized knowledge, so that's why recognized qualification. So just pursuing any post graduation will not be enough in today's world. You need to take a globally recognized qualification. Okay, so आप बस इंडिया में यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं, even for chartered accountants I always say that after, so gone are those days जहाँ पे लाखों में एक CA था और niche था. अभी you see there are so many chartered accountants but no specialization, no CA has a specialization. Like that MBA finance, so many are there. So you need to pursue global qualifications, like you pursue CFA, you pursue CPAs of different countries. Okay, you can pursue MBA finance from a very top tier college outside India, like Texas के बहुत सारे universities का tie-up है. Okay, जैसे Great Lakes से अपग्रेड से tie-up है. So you can pursue these education. Why this is important? Because वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? Blockchain, crypto, okay, digital currency, digital finance में क्या हो रहा है? AI में क्या हो रहा है? ये पढ़ना बहुत जरूरी है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंगल से. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट. सेकेंड थिंग स्किल. अभी सी एवरीबडी नोज एक्सेल, फाइनेंस में एक्सेल आना चाहिए, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू? सो यू लर्न पाइथन फॉर फाइनेंस बोल के बहुत बड़ा कोर्स है, कोर्सेरा पे है, सब जगह पे है. ठीक है. यू लर्न पावर BI जैसे मैंने बताया, यू लर्न टैबलू. These are important tools and skill sets for you to pursue. Once you have a deadly combination of a good knowledge and a skill, then you become a very good, it's like a product available in the market, right? It's a combination of who can create value for the client. Who can create value for. Correct. And after doing this, obviously, as you rightly said, grind yourself for 2 years as an intern.
हमारे सीए में देखो आर्टिकलशिप 2 साल 3 साल का है, हाँ, बाकी कोई प्रोफेशन में नहीं है, Yes, एंड दैट इज वाई सीए स्टैंड आउट. बाकी Yes. प्रोफेशन में 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, 6 महीने में सीखोगे क्या और पढ़ोगे क्या और इम्प्लीमेंट कब करोगे? correct, correct. एटलीस्ट 2 साल का, इवन इफ यू आर क्वालिफाइड, as a qualified you do a 2-year internship or job with any prominent consulting firms or financial services firms or any good company जहाँ पे आपको exposure मिलेगा कि actually FP&A कैसे होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, CFO के रोल्स क्या है, उसके अंडर कैसे मैनेजमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है. तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स ये सीखना है आपको, ना कि जब बस GST फाइलिंग सीख लिया, टैक्स फाइलिंग पता है या अकाउंट्स की चीजें पता है, दैट इज नॉट गोना बी इनफ. सो दिस इज हाउ यू नीड टू बिल्ड योर करियर. करेक्ट. मतलब नॉलेज और स्किल सेट को बिल्ड करो एंड देन गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years अंडर समवन एक्सपर्ट. एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज. गॉन आर दोज डेज कि हम इंडिया पर्सपेक्टिव से अब कुछ पढ़ेंगे. जिसको भी पढ़ना है अभी ये पढ़ना है कि पूरा वर्ल्ड इज माई मार्केट. Superb. सो वो लेवल से पढ़ना है. यस. So thanks a lot, Omkar, for coming on our podcast and adding value in the life of our audience. I am sure कि हमारे ऑडियंस को MSME, कैश फ्लो, सिस्टम्स, प्रोसेस और आप जितना आपने शेयर किया, आई एम श्योर दे वर नॉट अवेयर एंड दे आर मच मोर valuable for our audience. Thank you. True. Thank you so much. As I said, it's my honor to be here, and I hope I could add value to people. So MSME, business owners should be aware, and they should definitely have a virtual CFO or somebody who will take them to the next level. That's why even we have started a brand, CFO Pulse. Yes. So they can reach out to us on cfopulse.co. They can book a 30-minute session with me, which is free. Okay. So there is a button on there on my website through which they can book a session with me, which can be a free of cost for them. Okay. And we have also a lot of material content available, which is for awareness. So they can go through it on our website itself. Okay. So many free resources are available. Resources are available, case studies are available, so many blogs are there where I have written all these things which I have spoken in detail. So they can go through that and be aware ki, how the market is shaping up for them. Correct. Superb. Thanks a lot. Thank you. Yes.